नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं अपनी बात। राजस्थान में रोजगार का संकट कई बार सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा कारण बना है। बेरोजगारी युवाओं के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा संकट हो सकती है और इसके लिए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए राजस्थान सरकार कई भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन भी कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी द्वारा एलडीसी के 4197 पदों के लिए अजमेर के कई केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया गया और परीक्षा में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए अभ्यर्थियों को केंद्र तक आसानी से पहुंचाने के लिए पूरे शहर के अंदर निःशुल्क बस सेवाएं भी मिलती हैं। लेकिन सरकार के ये दावे, प्रशासन के ये दावे अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर खोखले साबित हुए। अलग अलग शहरों में जाने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रोडवेज बस का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि कुछ अभ्यर्थियों ने बस ड्राइवर की गैर मौजूदगी में बस के अंदर बैठकर बस पर कब्जा कर लिया। वहीं कई अपनी जान जोखिम में डालकर के अभ्यर्थी चलती बस में चढ़ने को मजबूर नजर आए, तो कई अभ्यर्थी बस की खिड़कियों में से अंदर घुसते हुए दिखाई दिए क्योंकि उनको जगह नहीं मिल रही थी। इन सभी हालातों के बीच में रोडवेज प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नजर नहीं आया और हालात काफी ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब परीक्षा के लिए इंतजाम नहीं होंगे तो परीक्षा देने छात्र कैसे जाएंगे? बेरोजगारी दूर करने की मुहिम में क्या यह बड़ा ब्रेक माना जा सकता है? और क्या ऐसी परेशानियां जब सामने आती हैं इनका समाधान होना चाहिए कि नहीं? क्या युवाओं को ऐसे रोजगार मिल पाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इस दौरान जब अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, वहां पर क्या क्या परेशानियां उनके सामने आई हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार अलग अलग भर्ती निकाल रही है और आज अजमेर में राजस्थान चयनित कर्मचारी बोर्ड के द्वारा एलडीसी के करीब 4200 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी। 2 पारियों में आज परीक्षा हुई थी और मगर अजमेर के बस स्टैंड पर एक अजीब नजारा यहां पर देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए जो रोडवेज प्रशासन है उनके द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही और कुछ जो बसें चल रही है उसमें खिड़कियों से जो कैंडिडेट है वो घुसते हुए यहाँ पर नजर आए। आप तमाम देख सकते हैं कैंडिडेट अजमेर के जो रोडवेज बस स्टैंड है यहाँ पर खड़े हैं और बस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नागौर के कैंडिडेट यहाँ पर हैं, भीलवाड़ा के भी हैं और कई अलग अलग शहर के कैंडिडेट हैं जिन्हें बस की यहाँ पर दरकार है मगर बस नहीं चल रही। ऐसे में परेशान ये होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे आज एलडीसी का एग्जाम था। 2 पारियों में एग्जाम किया गया। पहली पारी में सुबह 12 बजे तक था, 9 से 12। दूसरी पारी में 3 से 6 बजे तक पेपर था। जैसे 6 बजे हम पेपर छूट करके यहाँ आए, परंतु यहाँ हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली। हम 2 बजे से घर से निकले हुए हैं, रात को 2 बजे घर से निकले हुए हैं, भूखे प्यासे। अभी तक खाना खाने को नसीब नहीं हुआ। दिन में एक आध कचौरी खा करके हमने काम चलाया, लेकिन अभी तक हम घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई बस नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ। एग्जाम होने के बाद यहाँ खड़े। कितनी देर हो गई? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो कहाँ जाना है आपको? नागौर। बस मिल रही है? नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है आपने बात नहीं बस में बैठे थे हम। जो बस मिली हम इसमें बैठे थे, इसे बाहर निकाल दिया हमें कि ये नहीं जाएगी नहीं तो ये डिपो में क्यों है? नहीं जाएगी तो डिपो में क्यों है? यही पूछ रही हूँ मैं, लगाई क्यों है? कितनी देर हो गई आपको? 1 घंटा हो गया। बिल्कुल। दीदी आप बताएं कितनी परेशानी आ रही है? परेशानियां बहुत आ रही है। आधे घंटे से हम खड़े हैं, बारिश का मौसम है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर जैसे ही बस के लिए बोलते हैं कि बस ये जा रही है तो कैंडिडेट यहाँ खिड़कियों में से एंट्री करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कितने जो बेरोजगार हैं उन्हें एग्जाम देने आए और एग्जाम देने के बाद जो बस की इंतजार कर रहे थे, जैसे ही बस ड्राइवर ने कहा कि ये बस जाएगी तो इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो कैंडिडेट है अपनी जान जोखिम में डालकर, परेशानी उठाकर, रिस्क लेकर अंदर घुसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसे चढ़ना सही नहीं है भैया। हाँ सही है, सही है चढ़ना। नहीं है? नहीं है, सही है, सही नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ। हाँ क्यों ऐसा कर रहे हो? 3 बसें निकल गई, फिर कहाँ कब जाएंगे, घर पर कब पहुँचेंगे? बिल्कुल सीट लेने के लिए देखिए जैसा ही मौका मिल रहा है वैसे ही ये लोग यहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बार बार उतार रहे हैं गाड़ी से नीचे। कहाँ जाना है आपको? नागौर। तो देखिए अधिकतर जो कैंडिडेट हैं वो नागौर ही जाना चाहते हैं। कितनी परेशानी हो रही है, कितनी देर हो गई यहाँ पर? करीबन 1 घंटे से हम खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन डिपो मैनेजर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। 1 घंटा हो चुका है सभी कैंडिडेटों को यहाँ पर आए हुए, मगर जो इनका आरोप है कि रोडवेज प्रशासन को
सरकार को भी और रोडवेज प्रशासन को भी जो बसों की संख्या है वो बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि अजमेर जिले में कई परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा का आयोजन हुआ था और करीब 12 से 15 अभ्यर्थी अलग अलग शहरों से अजमेर आए थे, मगर अजमेर से वापस अपने अपने घर जाने के लिए इन्हें काफी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी जो रोडवेज प्रशासन है बसों का संचालन नहीं कर पा रहा। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। तो रिपोर्ट आपने देखी है, इस रिपोर्ट के जरिए अंदाजा लगा होगा आपको कि वहां पर क्या क्या परेशानियां आई और क्या क्या कमियां वहां पर दिखाई दी थी, और जरा इन कमियों को दूर करने के लिए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजकुमार मीना जी कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर फुरकान कमर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। मैं लेकिन शुरुआत कृष्ण कुमार जी आपसे ही कर रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं, बता रही हैं कि स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि रोजगार मिले, भर्ती परीक्षाएं हो पाएं, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर अगर ये व्यवस्थाओं को बेहतर कर दिया जाता तो शायद चीजें और ज्यादा अच्छी हो सकती थी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। राज्य सरकार बेरोजगारों को राहत देने के लिए परीक्षा आयोजित करके रोजगार देने की कोशिश कर रही है, पर ये जो परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था और स्थानीय डिपो प्रबंधन के बीच प्रतिभागियों की संख्या और व्यवस्थाओं को लेकर जिस प्रकार का तालमेल दिखाई देना चाहिए था, उसका अभाव रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे से इस प्रकार की गलतियां नहीं हो। अगर रोजगार मिलेगा तो इस प्रकार की परेशानी तो बेरोजगार सहन करेगा, लेकिन ये प्रबंधकीय विफलता जो है, ये स्थानीय जो परिवहन विभाग या डिपो जो कोई भी इसके लिए रोडवेज प्रबंधन जिम्मेदार है, उसको निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए काम भी करना चाहिए और परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था को भी एक बेहतर तालमेल करना चाहिए। हो सकता है मानसून के कारण या दूसरे किसी कारणों से दूसरी व्यवस्थाओं में, क्योंकि एक तरफ अजमेर में बारिश भी पूरी तरह मेहरबान है, बहुत परेशानी प्रशासन की भी रही होगी। जानबूझ करके लापरवाही की बजाय कोई तकनीकी कारण है। अगर आप जिस प्रकार यहाँ सवाल उठा रहे हैं, अगर रोडवेज प्रशासन से भी पूछेंगे तो विषय का पटाक्षेप जरूर होगा, लेकिन लोगों को परेशानी हुई है, इस बात से इनकार नहीं, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात की कोशिश आगे के परीक्षा आयोजनों में जरूर हो। नहीं, लेकिन ये जब भी होता है क्योंकि व्यवस्थाएं नाकाफी रह जाती हैं। भाई आयोजन किया जा रहा है बड़े लेवल पर, अब आप इतना, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कोशिश भी है कि भाई युवाओं को रोजगार मिल सके, तो इसको पूरा करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्थानीय स्तर पर, क्योंकि अब बारिश का समय भी है, तो यहाँ पर कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भाई बसें यहाँ पर डिपो पे खड़ी कर रखी हैं, तो आप चलाते क्यों नहीं है इसको? आप जहाँ तक जाना है, अब ये पहले से तो पता ही था ना कि परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, कहाँ से कहाँ तक जाने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा वहाँ पर आवाजाही होगी, तो ऐसे में बच्चों की इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ तो पहले से विचार करना चाहिए था। प्लान ही नहीं हुई थी, क्या हुआ था? नहीं, कहीं न कहीं लूप होल रही है प्लानिंग में, और समन्वय का कहीं न कहीं अभाव रहा है। परीक्षा आयोजन करने वाली संस्था और स्थानीय प्रशासन के बीच अगर ठीक से तालमेल बना होता तो इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार के चित्र देखने को नहीं मिलते। निश्चित रूप से कहीं न कहीं विसंगति रही है, और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और सरकार को और सरकार की ओर से मैं इस पैनल के सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी और हमारी बात योग्य स्थान पर दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दृष्टि से पहुंचाने की कोशिश हम भी करें। ठीक है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद चोटिया जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मैं जरा इसमें जल्दी से राजकुमार मीना जी को जोड़ लेता हूँ। राजकुमार जी, ये तस्वीरें सामने हैं, कोशिश यहाँ पर की जा रही है, वो कह रहे हैं कि आगे दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आश्वस्त वो कर रहे हैं। तो यानी कि जवाबदेही तय है कि आगे कभी भी होगा तो उसमें हम कृष्ण कुमार जी को जोड़ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भैया ये क्यों ऐसा हो गया है। लेकिन फिलहाल की तस्वीरों को लेकर के आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक तो सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा हुई है, क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षाएं होती है तो पहले से पता रहता है कि कितनी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने आ रहे हैं। तो जो चूक हुई है, कृष्ण कुमार जी ने भी बोला है कि हाँ हमसे चूक हुई है और इसमें आगामी नहीं होने देंगे। तो हम अपेक्षा भी करते और आशा भी करते कि बिल्कुल होना यही चाहिए कि अगर आगामी जो भी आप परीक्षाएं आयोजित करवाओ या किसी भी प्रकार का कोई विद्यार्थियों के लिए या आम जन के लिए कोई भी आयोजन हो तो उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं करनी चाहिए। लेकिन इस बात पे थोड़ा संशय और थोड़ा ये होता है कि केवल परीक्षाओं के ही नहीं, आप देख लीजिए अभी जल भराव का संकट पूरे राजस्थान में,
27 मौतें अभी तक हो चुकी है। तो सरकार की कोई जवाबदारी, जो गंभीरता से किसी विषय पर अगर कार्य करना और सोचने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमें सरकार की ये विफलता नजर आई है। और सरकार के मुखिया को भी इस तौर पे देखना चाहिए। पहली बार हमें सरकार का ऐसा मुखिया मिला है जो सिर्फ दिल्ली जाने से और आने के अलावा, पर्चियां लाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप घटनाएं होती है, आज तक जल भराव की वजह से 27 मौतें राजस्थान में हो चुकी है। अब जाके प्रशासन चेता है, विद्यार्थी परीक्षा देने गए, अव्यवस्था है, उसके बाद प्रशासन चेतता है। तो आपके पास आंकड़े पहले से होते हैं, तो आप पहले से क्यों नहीं व्यवस्था कर पाते हो? तो कहीं ना कहीं आपकी ये विफलता सरासर नजर आती है और इस पे आपको कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, इसमें मैं फुरकान कमर जी को जोड़ लेता हूँ। फुरकान सर, एक चीज़ बताइए कि ये तो पहले से तय था कि भाई परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, अभ्यर्थी वहाँ पर पहुँचेंगे, बड़ी संख्या में पहुँचेंगे, और बसों को लेकर के जो कमी की बात है, अगर ये शायद चीज़ें बेहतर होती तो ये परीक्षाएं बिल्कुल बहुत अच्छे से आयोजित की गई थी और सभी चीज़ें बिल्कुल पटरी पर रहती। शुभेंद्र जी, इसका जवाब तो कृष्ण कुमार जी ने दे दिया कि चूक हुई है, व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन भी दे दिया कि अब आगे से जो है इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये बात का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत ही खुले दिल से ये बात कह दी, और मुझे विश्वास है कि उनकी बात लोग सुनेंगे और मानेंगे। मेरी चिंता, देखिए, कितने विद्यार्थी किस सेंटर पर कौन सा इम्तिहान देंगे ये तो मालूम होता है, और अगर सरकार को उन्हें सुविधा देनी है तो इसका प्रबंध किया जा सकता है, और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मेरी चिंता दूसरी है कि देखिए, ये 4000 नौकरियों के लिए विज्ञापन निकला। आप एक जगह की भीड़ दिखला रहे हैं कि अजमेर से नागौर जाने के लिए, पता नहीं पूरे प्रदेश में आप दिखलाएंगे तो पता नहीं कितनी भीड़ होगी। मेरी चिंता ये है कि भारत एक युवा देश है, और उस युवा देश में रोजगार की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में रोजगार का सृजन बहुत कम हो रहा है, और हम एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए हैं जहां ये मारामारी आपको देखने को मिल रही है। मैं तो ये सोच के चिंतित हूँ कि ये सारे लोग अगर बेरोजगार हैं तो ये बाकी दिनों में क्या करते हैं? केवल परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं या कुछ और करते हैं? और इसका मतलब ये कि वो अपने हालात से सुखी नहीं है, और जाहिर है कि एक वेलफेयर स्टेट में इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मेरा ख्याल राज्य स्तर पर, सारे राज्यों के स्तर पर आप जो बेरोजगारी के आंकड़े दिखला रहे हैं, ये बहुत ही दहलाने वाले आंकड़े हैं। मेरा ख्याल मिल करके सबको प्रयास करना चाहिए कि हम नौजवानों को रोजगार प्रदान कर सकें, उनके दोनों हाथों को काम दे सकें, उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है उसका उपयोग हो सके, राष्ट्र के विकास में उपयोग हो सके, देश के विकास में उपयोग हो सके। और अगर एक बार हम इस समस्या पर काबू पा लेते हैं तो इस तरह की मारामारी और इस तरह की भीड़ नहीं होगी। मेरा ख्याल कहीं पर हम लोग जो नौजवानों की जो सोच है और नौजवानों की जो अपेक्षा है उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि वो सब स्वतः रोजगार की तरफ चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं रहा है, और हमें उनकी अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, इस समस्या में इसके बहुत सारे पहलू निकल सकते हैं। अगर ये भीड़ है और अगर ऐसे ही इम्तिहान सेंटर तक आने के लिए भीड़ रही होगी तो इसमें लड़के तो चढ़ गए होंगे धक्का मुक्की करके। और इसमें गंभीरता की बात कई हैं। यहाँ से कई इन तस्वीरों को देख करके बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिनके बारे में आपने कहा भी कि अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो युवक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या ये पूरे बेरोजगार हैं? और अगर बेरोजगार हैं तो ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। लगातार कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, सांख्यिकी विभाग की तरफ से जो ये आंकड़े सामने आए थे 2023-24 का ये आंकड़ा भी सामने आया है, और उसके मुताबिक क्योंकि स्थिति हर राज्य के अंदर ज़्यादा बेहतर नहीं है, और बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि स्थितियां आगे और ज़्यादा ख़राब होंगी अगर इसके बारे में पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया गया। मैं अरविंद जी को इसमें ज़रा जोड़ लेता हूँ। अरविंद जी, इसमें क्योंकि राजनीतिक दल हमेशा से इसमें कोशिश रहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उनके समय में बेरोजगारी बढ़े या रोज़गार कम मिले, हर कोई चाहता है कि रोज़गार मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के सामने क्या आता है? क्योंकि युवाओं को अपेक्षा होती है कि भाई सरकारी नौकरी मिले, वो उतना संभव नहीं होता है, तो इसका विकल्प क्या है, कैसे दें?
नहीं, सरकारी नौकरी तो देखिए जितनी है उतनी रहेगी। पूरे देश की जो आबादी है या प्रदेश की आबादी है उसके प्रोपोर्शनेट में आप मान लीजिए कि 1% की परसेंट लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरी चीज ये कि इनमें से कुछ लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, वो भी इन परीक्षाओं के अंदर आते हैं। तो युवाओं का रोजगार तो एक बहुत बहुत लंबा थोड़ा विस्तृत विषय है जिस पर बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है कि युवा स्वरोजगार भी कर सकते हैं या वो प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं। लेकिन देखिए सीधी सी बात है, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है उसकी पहली प्रायोरिटी सरकारी नौकरी होती है, और सरकारी नौकरी हमारे राजस्थान के अंदर एक स्टेटस से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो सरकारी नौकरी में जाए। मैं अभी कल परसों एक अवध ओझा जी है उनके शो के अंदर था, तो वहां उन्होंने बताया कि उनके पास में एक लड़का आया था, उसने 12 बार प्रीलिम्स दी, 7 बार उसने मेंस दी, 3 बार उसने इंटरव्यू क्लियर किया। अब वो बोले कि भाई अगर इतनी बार आप कर रहे हो तो उसके बाद आपको छोड़ देना चाहिए अगर नहीं हो पा रहा है तो। लेकिन एक दबाव होता है सामाजिक कि आपको सरकारी नौकरी हासिल करनी है, वो उसकी शादी से जुड़ा मामला होता है, वो उसके स्टेटस से जुड़ा मामला होता है, उसके पेरेंट्स के सम्मान से जुड़ा मामला भी होता है, और उसमें तैयारी की होती है, तो वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करता है। अब सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या बनती है? देखिए हम बात तो कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए इसका मैकेनिज्म सरकार के पास ही है जिसको वो उपयोग नहीं कर रही है। आप अपने राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने एक व्यवस्था की थी कि जो भी विद्यार्थी आएंगे परीक्षा देने के लिए उनको रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इस चक्कर में ज्यादातर बच्चे रेल में भी यात्रा नहीं करते क्योंकि रोडवेज में फ्री यात्रा की सुविधा मिल रही है। आप अपना दिखाओ प्रवेश पत्र, और आपको टिकट फ्री हो जाएगा आपका। तो अब आप देखिए कि सरकार के पास में पूरा सिस्टम है कि कहां कहां से कितने कितने बच्चे फ्री की टिकट लेकर यहाँ पर और आए इस हैं। ऐलान के साथ साथ उन तैयारियों को भी हमें मुकम्मल कर लेना चाहिए था कि भाई अगर आप फ्री बस सेवा नहीं करना चाहिए तो कायदे से करना चाहिए कि आपने टिकट जो आए हैं उसके हिसाब से आपके पास संख्या आ जाएगी कि कहां से कितने टिकट अजमेर के लिए कटे हैं, कहां से कितने टिकट जयपुर के लिए कटे हैं, तो उसके हिसाब से आपको व्यवस्था करनी चाहिए। इतना मुश्किल टाइम है बारिश का। अजमेर में मुझे पता नहीं कल कितनी बारिश थी, लेकिन मैं दिल्ली में था कल, वहां बहुत भयंकर बारिश थी, और जयपुर में बहुत भयंकर बारिश थी। ऐसी बारिश के मौसम में अगर कोई लड़का लड़की कुछ फंस जाते हैं, आप सोचिए क्या हालत होती है उनके क्या उनके परिवार की हालत होती है। तो ये व्यवस्थाएं कर सकते हैं, इनके पास में मैकेनिज्म है, उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम वास्तव में फेलियर है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें मैं कृष्ण कुमार जी को जोड़ लेता हूं। कृष्ण कुमार जी, अब इसमें क्या कार्रवाई हम देखेंगे, इसमें एक्शन क्या होगा? भाई लापरवाही तो है, कमी तो है, ये तो हमने मान लिया है। भाई हम जब पहले से ही ऐलान कर चुके थे कि फ्री बस सेवा रहेगी, तो हमें ये भी तय करना था कि भाई बच्चे अगर बसों के अंदर आएंगे, हमने फ्री बस सेवा के लिए अगर हमने कह दिया है तो उतनी बसेस भी तो चलानी होंगी, और पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में बच्चे उन बसों के अंदर सफर करेंगे, तो ज्यादा बसें हमें चाहिए थी। निश्चित रूप से सुरेंद्र जी, आपको बहुत बधाई और साधुवाद है कि आपने बेरोजगारों से जुड़ी इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है, और स्थानीय प्रशासन ने और परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी ने जिस प्रकार का तालमेल बनाकर संसाधनों की सुविधा के लिए जिस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए था, वो समुचित नहीं रहा। मैं आपके इस चैनल के कार्यक्रम के साथ साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि विभाग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सरकार में जो इस विभाग से जुड़े मंत्री हैं, सबके विषय संज्ञान में आएगा, और अब जो हो गया उस पर तो आप खबर चला ही रहे हैं। हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने इस संवेदनशील विषय को उठाया, और ये सरकार के अच्छे परीक्षा आयोजन जिसमें बिना पेपर लीक के रोजगार मिलेगा लोगों को, उसमें ये जो खामी रही है इस पर ध्यान आकृष्ट किया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित होगी, और सरकार संवेदनशीलता से इसका समाधान करेगी। चलिए, हमारी उम्मीद भी यही है, क्योंकि छात्रों को कम से कम आगे परेशानी ना हो, और ये कुछ कमियां थी जो कि निकल करके सामने आई थी, और हमने हूबहू वैसे ही जनता की जो बात है वो आप तक पहुंचाई। हमारी उम्मीद भी यही है, और जनता भी जो देख रही है इस वक्त, इसी उम्मीद के साथ आपके ऊपर नजर बनाए हुए कृष्ण कुमार जी, और सरकार के ऊपर भी, कि इस पर जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी हो। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बोल दिया कि ठीक है आगे से नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी, सिर्फ ये कहने से नहीं, बल्कि इसमें तय भी हो कि जो जो संलिप्त अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही इसमें नजर आती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, एक संदेश भी मिले, ताकि कसावट नजर आए। ठीक है, इसमें राजकुमार जी को जोड़ लेता हूं। राजकुमार जी, इसमें कुछ और सुझाव आप देना चाहेंगे कि जब भी ऐसी परीक्षाएं, क्योंकि आप सरकार में रहे हैं, कुछ इसमें सुझाव देना चाहेंगे कि कैसे और चीजों को बेहतर किया जाए? जी, निश्चित तौर पे जब भी परीक्षा का आयोजन हो तो सुनियोजित तौर पे परिवहन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बेरोजगारी दर, जैसे सर ने बताया था, फुरकान साहब ने, काफी ज्यादा चिंता का विषय है। तो ये हमेशा से रहा है
और आपको समुचित सुयोजित तौर से उनके भोजन की वहां पे पिछली सरकार फ्री भोजन व्यवस्था भी रखती थी, परिवहन की सुविधा भी रखती थी, तो आपको सुनियोजित तरीके से व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। आप अभी इस भर्ती की बात करें, आगामी भर्ती में भी अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता तो ये समस्या सामने आ रही है। और हम अपेक्षा करते हैं कि चलो जैसे भी मुसीबत में बच्चों ने परीक्षा तो दिए, लेकिन जैसे अभी सरकार में 10वीं का पर्चा आउट हो गया था, तो ये पर्चा भी आउट ना हो और उनकी ये जो कसमकस रही है पेपर देने की, ये सफलतापूर्वक पहुंचे। ठीक है, इसमें फुरकान सर को जरा जोड़ लेता हूँ। फुरकान सर, एक चीज़ और बताइए, अब बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ कोशिश हो रही हैं, इसमें सुधार और कैसे किया जाए? क्योंकि जो हम संख्या दे रहे हैं, इसमें अरविंद जी ने भी कहा कि भाई इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पहले से कहीं पर प्लेस हो चुके हैं, जो काम भी कर रहे हैं, वो भी एक बार अपने आप को आजमाने के लिए या तय करने के लिए वो परीक्षाएं जब आयोजित होती हैं तो उसमें एनरोल कर लेते हैं, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखिए, ये बच्चे शौक में इतनी परेशानी मोल नहीं ले रहे हैं। इन बच्चों को रोजगार की बहुत सख्त आवश्यकता है। इनको अपने जीवन में सेटल होना है, इनको अपनी शिक्षा का उपयोग करना है, इनको अपने देश के लिए और अपने प्रांत के लिए कंट्रीब्यूट करना है। सरकारी नौकरियां अगर देखी जाए तो तकरीबन 5-6% लोग जो हैं सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं और लगभग 1/3 पोजीशंस खाली हैं। उनको तेजी के साथ बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये जो एक हर काम के लिए एक नई परीक्षा का जो सिलसिला शुरू हो गया है, इस पर भी एक बार जोर डालना चाहिए। हमें अंदाजा नहीं है कि इन बच्चों पर क्या बीतती है। एक तरफ बेरोजगारी है, घर में उनको ताने सुनने को मिलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके बाद उनको कोचिंग करनी पड़ती है, उसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, और एक के बाद एक पता नहीं कितने इम्तिहानों का उनको लेना की तैयारी के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। मेरा ख्याल ये कि हमको जो है रोजगार के लिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या इनके पास्ट एग्जामिनेशन की बेसिस पे क्या हम इनके मेरिट नहीं बना सकते, क्या इनमें से जो लोग दूसरे पीसीएस और आईएएस के इम्तिहानों में बैठे हैं उनमें जो उनका स्कोर रहा है, क्या हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल हमें ये करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभी ये होता है कि हम अहम मुद्दे से लोगों को का दिल वो हटाने के लिए ये कह देते हैं कि अच्छा भाई बेरोजगारी की समस्या है, अब कोई बेरोजगार जब इम्तिहान के लिए जाएगा तो वो मुफ्त ट्रैवल कर लेगा। अच्छा, फिर होता क्या है कि अब आपको लगता है कि ये लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इतना खर्चा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर आप ये देखने को मिलता है कि वादा तो कर लिया है लेकिन सुविधा अवेलेबल नहीं है। शायद अगर ये वादा नहीं होता तो कुछ बच्चे ट्रेन से चले जाते, कुछ अपनी व्यवस्था कर लेते। तो मेरा ख्याल कुल मिला करके इसको मोटे तौर पे बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी क्या व्यवस्था करें कि लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिल जाएं। सभी देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए लोगों की ख्वाहिश है, लेकिन एक अच्छी आय वाली, एक रिस्पेक्टेबल नौकरी की ख्वाहिश है जो प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब क्रिएट होना चाहिए। जो जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, और हम तरह तरह के आंकड़े दे करके बहला रहे हैं कि नहीं साहब रोजगार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें संजीदगी से इस पर विचार करना पड़ेगा, वरना हम बहुत ही दयनीय स्थिति में। ठीक है, अरविंद जी को जरा जोड़ लेता हूँ। अरविंद चोटिया सर, एक चीज़ बताइए कि हम कई बार ये भी देखते हैं कि कोई परीक्षार्थी अगर जाता है तो वहाँ पर जो उसकी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए उसको अप्लाई करना चाहिए, वो अपने से नीचे पोस्ट के लिए, यानी कि PhD किया हुआ अगर छात्र है तो वो क्लर्क के लिए वो अप्लाई कर रहा है, छोटी छोटी परीक्षाओं के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो ये भी बताता है कि देखिए कितना प्रेशर है और बेरोजगारी का आलम क्या है। ये कई बार ऐसा हुआ है कि परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उसमें जब पता चलता है कि कौन कौन से बच्चे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। तो हमें नए सिरे से इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसा आप बताया भी था कि भाई हमें अगर हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उसी पर नहीं जाना है, हमें विकल्प के तौर पर कुछ और भी सोच करके रखना चाहिए। कायदे से तो ये जो विकल्प की बात आप कर रहे हैं उसी के कारण से ऐसा हो रहा है कि एक जो आदमी RS का एग्जाम दे रहा है, वही बापू का एग्जाम भी दे रहा है, वही लैब असिस्टेंट का भी दे रहा है, वही अकाउंटेंट का भी दे रहा है, वो सब तरह के एग्जाम दे रहा है। और एक टास्क होता है, आप अगर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र से थोड़े वाकिफ हैं उस तरह से प्रैक्टिकली, तो वहां एक टास्क होता है कि आपको किसी भी तरह से सरकारी नौकरी में जाना है। खुद का भी, मतलब स्टूडेंट का भी ये होता है, परिवार का भी ये होता है, रिश्तेदारों का भी ये होता है, और सबसे बड़ा इससे जुड़ी होती है शादियां।
आप अगर झुंझुनू जिले में, सीकर जिले में, चूरू जिले में, ये जो शेखावाटी के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ सरकारी नौकरी को लेकर एक अलग तरह का उत्साह, अलग तरह की जागरूकता है यहाँ पर। तो इसके लिए वो कहीं से भी डिग्री अगर करनी है तो वहां से डिग्री लेके आएंगे, किसी भी तरह की पोस्ट पे अप्लाई करनी तो वहां पे पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, चाहे उनको ये मतलब स्टेटस सिंबल भी है भाई। आपका आगे का जीवन कैसा होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये सब कुछ आपकी नौकरी के ऊपर भी तय करता है। हालांकि सरकार इस पर काम करे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन स्थानीय स्तर पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने की जरूरत है और इसके लिए उम्मीद भी है और आश्वस्त भी किया गया है बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से इस कार्यक्रम के जरिए कि जल्द से जल्द इसमें जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।